दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उपेंद्र कोचिंग क्लासेज में। आप अपनी जो नई श्रृंखला चलाई गई थी उस श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। और जिस विषय का हम अध्ययन करने वाले हैं उस विषय का नाम है संस्कृत। क्योंकि हमने आपको बताया था, पूर्व की जो वीडियो थी उसमें बताया था कि किस प्रकार से कौन कौन सी विषयों का हम अध्ययन करने वाले हैं और कौन कौन से जो भर्ती परीक्षाओं में जो विषय काम आने वाली है उन सब का पूरी डिटेल पूर्व की वीडियो में हमने आपको समझा दी थी। उसी श्रृंखला में आज प्रारंभ करते हैं। संस्कृत विषय को हमने प्राथमिकता दी है, संस्कृत विषय से हम प्रारंभ करने वाले हैं। उसका एक छोटा सा टॉपिक बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही कम समय में आपके लिए मैं प्रस्तुत करता हूं। संस्कृतम। देखिए, ये जो संस्कृत विषय है, सबसे पहला सवाल होता है कि संस्कृत विषय क्या है, संस्कृत विषय क्यों है। ये तीन जो प्रश्न हम करते हैं, तीन सवाल जो हम करते हैं, उनसे किसी भी टॉपिक की क्लियरेंस आ जाती है, वो सामने आ जाता है कि ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो क्या है, ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो क्यों है, ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको किस प्रकार से हम आगे अध्ययन के रूप में ले जाएंगे, उसका हम अध्ययन एक सामान्य प्रश्नों से करते हैं। जैसे यहां से हम देखते हैं कि संस्कृत, एक प्रश्न पूछते हैं सामान्य सा कि संस्कृत क्या है। सामान्य से हमने प्रश्न पूछा कि संस्कृत क्या है और इसका जवाब जो हमारे सामने आया कि संस्कृत एक भाषा है। सिंपल सा मासूम सा सवाल है कि संस्कृत क्या है और मासूम सा ही इसका जवाब है कि संस्कृत एक भाषा है। अब दूसरा सवाल हम करते हैं कि क्यों हमें संस्कृत पढ़ने की आवश्यकता पड़ी, क्यों किस प्रकार से हम संस्कृत पढ़ने की आवश्यकता पड़ी, क्या आवश्यकता पड़ी। तो दूसरा हम जो सवाल करते हैं वो क्यों, और इस मासूम से सवाल का ये मासूम सा ही जवाब है कि संस्कृत की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि संस्कृत के बारे में जानते हैं कि संस्कृत एक परिष्कृत भाषा है, संस्कृत एक संस्कारित भाषा है, संस्कृत एक संस्कार देने वाली भाषा है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, क्योंकि सभी वेदों में संस्कृत भाषा है, देवताओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। इसीलिए संस्कृत को एक संस्कार देने वाली, नीति देने वाली, चिकित्सा का ज्ञान देने वाली, संपूर्ण ज्ञानों का स्रोत ही संस्कृत है। इसलिए हमें संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। यदि हम एक लाइन में सरल भाषा में हम लिखना चाहें तो संस्कृत एक संस्कारित भाषा है, संस्कृत एक संस्कारित भाषा है या संस्कार देने वाली भाषा है, संस्कार देने वाली भाषा है। इस प्रकार से हमने देखा कि संस्कृत क्या है, मासूम सा सवाल किया, संस्कृत एक भाषा है। संस्कृत को पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि संस्कृत एक संस्कारित भाषा है और संस्कृत जो है संस्कार देने वाली भाषा है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, देववाणी कहा जाता है, देव भाषा कहा जाता है, परिष्कृत भाषा कहा जाता है, संस्कृत को शुद्ध कहा जाता है, निर्मल कहा जाता है, संस्कृत को आर्यों की भाषा कहा जाता है, संस्कृत को अनेक विशेषता है। संस्कृत भाषा संश्लेषित है, संस्कृत भाषा संश्लेषित भाषा है। अब आप सोचेंगे कि संश्लेषण का अर्थ क्या होता है। संश्लेषित भाषा का अर्थ होता है, संश्लेषित जो शब्द है उसका हम आपको एक सामान्य सा अर्थ बताने की कोशिश करते हैं। संश्लेषण, संस्कृत एक संश्लेषित भाषा है और संश्लेषण का मतलब होता है चिपकना, आपस में जुड़ी हुई वर्ण और मात्राएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं, उसको बोलते हैं संश्लेषित भाषा। कोई भी शब्द लिखो, आपने लिखा संस्कृत शब्द लिखा तो स में जो अनुस्वार है, स में जो अनुस्वार है, ये जो आपस में यहाँ जुड़ा हुआ है, इसी को हम संश्लेषण कहते हैं। एक होता है विश्लेषित भाषा, जहां आपके वर्ण और उसकी जो मात्राएं हैं वो अलग अलग होती हैं, उसको हम बोलते हैं विश्लेषित भाषा। और हमने देखा कई एग्जामों में आता है, कई परीक्षाओं में आता है, पिछली परीक्षा में भी आया था कि संस्कृत कैसी भाषा है, तो इसका जवाब था संस्कृत संश्लेषित भाषा है। परिभाषाओं में से अनेक प्रश्न आते हैं, परिभाषाओं में से
टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, डीएसएसबी, अपने रीट, सीटेट, जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं, उन सभी भर्ती परीक्षाओं में इस संस्कृत की परिभाषा से प्रश्न बनते हैं। एक सामान्य सा परिचय हमने देख लिया संस्कृत का, कि संस्कृत क्या है, संस्कृत एक भाषा है, संस्कृत की आवश्यकता क्यों पड़ी, संस्कृत संस्कारित भाषा है, इसकी कई परिभाषाएं हमने आपको बता दी। उसके बाद में एक सामान्य सा अगला प्रश्न बनता है कि कैसे ये संस्कृत शब्द बना। अगला जो प्रश्न बनता है, कैसे ये संस्कृत शब्द बना और किस प्रकार से इस शब्द की व्युत्पत्ति हुई, इसके बारे में भी तो नॉलेज चाहिए। तो संस्कृत शब्द कैसे बना, इसका हम आपको विवरण समझाते हैं। संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग है, संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग है, संस्कृत शब्द में शुट का आगम होता है। सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से पहले शुट का आगम हो जाता है, सम उपसर्ग के बाद में शुट का आगम हो जाता है। इसके बाद में इसमें धातु है, डुक्रिय धातु है। यहां पर भी प्रश्न बनेगा, इसके बारे में भी बताएंगे। सम उपसर्ग शुट का आगम हो जाता है और डुक्रिय इसमें धातु है। और प्रत्यय कौन सा है, इसमें प्रत्यय है इक्तय प्रत्यय, इसमें प्रत्यय है इक्तय प्रत्यय। देखिए इसका किस प्रकार से व्युत्पत्ति है, किस प्रकार इसका निर्माण होता है। एक एक वर्ण को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक एक वर्ण को समझने के लिए इस संस्कृत शब्द की पूर्णतः डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी। सम उपसर्ग है, ये आप लिख लीजिए यहाँ पर, चाहो तो इसका पूर्व पहले वाले का स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो रोक करके। यहां मैं लिख देता हूं, सम उपसर्ग है, शुट का आगम हुआ है, डुक्रिय धातु है और इक्तय प्रत्यय है। समझ में आ गया। उपसर्ग कौन सा है, संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग है, आगम किस वर्ण का हुआ है, शुट का आगम हुआ है। इसमें क्या शेष रहेगा ये हम अभी पढ़ेंगे। धातु कौन सी है, डुक्रिय धातु है और प्रत्यय कौन सा है, इक्तय प्रत्यय। पहला सवाल, संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग। दूसरा सवाल, संस्कृत शब्द में किस वर्ण का आगम होता है, शुट का। शुट में क्या होता है, तय की हो जाती है इत संज्ञा, ऊ की हो जाती है इत संज्ञा, उसके बाद में शेष बचता है हमारे पास हलंत से। यहां पर सम उपसर्ग बचा हुआ है, से बचा हुआ है। उसके बाद में देखते हैं धातु। धातु से संबंधित जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं तो दो प्रकार से बन सकते हैं। धातु से संबंधित जब प्रश्न आते हैं तो दो प्रकार से बन सकते हैं। कैसे, इस प्रश्न आ गया, संस्कृत शब्द में धातु कौन सी है, संस्कृत शब्द में धातु कौन सी है। तो यहां पर यदि हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, चार ऑप्शन आते हैं, लेकिन ये दो को देख लेते हैं, डुक्रिय और दूसरा क्री धातु। यदि प्रश्न में केवल क्री है और डुक्रिय नहीं है तो हमें आंसर करना है क्री। यदि प्रश्न में डुक्रिय भी है और क्री भी है, दोनों ऑप्शन है, तो हमें आंसर करना है डुक्रिय, क्योंकि मूल धातु डुक्रिय ही है। समझ में आ गया। इसको किस प्रकार से करते हैं, डुक्रिय धातु में क्री किस प्रकार से शेष रहता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। डुक्रिय धातु में डू की संज्ञा हो जाती है, और भैया डू की संज्ञा किस बात से हुई कि डुक्रिय जो धातु है इसमें डू की संज्ञा होती है आदिर्य टुडवय सूत्र से, आदिर्य टुडवय सूत्र से, आदिर्य टुडवय सूत्र से डू की संज्ञा हो जाती है। उसके बाद में बोलते हैं हम कि ये की संज्ञा हो जाती है। ये की संज्ञा किससे हो जाती है,
हलंतम सूत्र से, हलंतम सूत्र से यह की संज्ञा हो जाती है। अब बचा क्या शेष? क्री। डुकरी समझ में आ गया, शुट समझ में आ गया, सम समझ में आ गया, और इक्तय प्रत्यय। इक्तय प्रत्यय में क्या होगा? इक्तय प्रत्यय में कै की संज्ञा हो जाएगी, तय शेष रह जाएगा। यहां पर भी एक फैक्ट है, ये समझने की कोशिश करो। इसमें क्या है? इक्तय प्रत्यय जो है आर्धधातुक प्रत्यय है। इक्तय प्रत्यय जो है वो आर्धधातुक प्रत्यय है, और एक नियम कहता है क्री धातु के बाद में, डुक्रिय धातु के बाद, सॉरी क्री धातु नहीं, इगंत धातु के बाद, इगंत धातु के बाद। इगंत क्या होती है? ऐसी धातु है जिसके अंत में इक वर्ण हो। इक वर्ण कौन कौन से? ई, या इसका दीर्घ रूप भी, उ, या इसका दीर्घ रूप भी, री, और इसका दीर्घ रूप भी, और री। ऐसी धातुएं जिसके अंत में ई, उ, री, री अर्थात इगंत हो। यहां पर हमारी धातु के अंत में क्या है? क्री है। समझ में आ गया? क्री है यानी कि री है। तो इसके बाद में यदि आर्ध धातुक प्रत्यय हो तो वहां पर गुण हो जाता है। लेकिन एक नियम और है, इस नियम के तदंतर एक नियम और है। किस प्रकार है एक नियम? कि यदि इगंत धातु के बाद में आर्ध धातुक प्रत्यय है, लेकिन वो आर्ध धातुक प्रत्यय कित है, समझ में आ गया? यदि वो आर्ध धातुक प्रत्यय कित है, कित मतलब समझ में आ रहा है? कित किसको बोलते हैं? कित बोलते हैं ऐसा प्रत्यय जिसमें कै की कित संज्ञा हुई हो। ऐसा प्रत्यय जिसमें कै की संज्ञा हुई हो वो सभी क्या कहलाते हैं? कित कहलाते हैं। और ऐसा प्रत्यय जिसमें कै की कित संज्ञा हुई हो वो प्रत्यय में गुण और वृद्धि कुछ भी नहीं होगा, दोनों का निषेध हो जाएगा। समझ में आ गई कहानी? यदि इगंत धातु है, इगंत धातु है, उसके बाद में आर्ध धातुक प्रत्यय है, आर्ध धातुक प्रत्यय है, तो उसके बाद में गुण और वृद्धि होगी, और गुण और वृद्धि होगी। लेकिन ये बोलता है कित है, क्या है? कित है। यदि वो प्रत्यय कित है तो क्या होगा? गुण और वृद्धि नहीं होगी, गुण और वृद्धि नहीं होगी। तो हमने क्या किया? गुण और वृद्धि का निषेध कर दिया। तो यहां पर केवल बच गया क्री, ना तो गुण हुआ ना तो। बिल्कुल क्लियर से एक बार और समझ लेते हैं बहुत हल्का सा। और वीडियो को रोक करके भैया स्क्रीनशॉट ले लेना, ये चीजें आपको मैक्सिमम मिलेंगी नहीं, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लेना और वीडियो को देख लेना बार बार, इससे एक बार में समझ नहीं आए तो दूसरी बार में आ जाएगा। वीडियो बनाने का फायदा यही तो होता है कि उस चीज को 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, घर की बात है, ठीक है? इसको एक बार और डिटेल से समझा देता हूं। संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग है, सुट का आगम हुआ है, डुक्रिय धातु है, सम उपसर्ग है, सुट का आगम हुआ है, डुक्रिय धातु है, और प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय कौन सा है? इक्तय प्रत्यय। प्रत्यय कौन सा है? इक्तय प्रत्यय। हमने क्या किया? सम उपसर्ग था, सुट में तय की संज्ञा कर दी, उ की संज्ञा कर दी, बचा क्या? से। सम, यहां क्या बचा? से। एक हल्की सी और इंफॉर्मेशन देता हूं, ये सुट का आगम हुआ है। क्या हुआ है? सुट का आगम हुआ है, और आगम होता है मित्रवत, यानी फ्रेंडली होता है, दोस्त की तरह होता है। 2 दोस्त बैठे बीच में घुस गया, थोड़ा इधर किसी से भैया मैं भी बैठ जाऊं थोड़ा सा, वो होता है फ्रेंडली। और फ्रेंडली को हर कोई जगह दे देता है। एक आपने देखा होगा इको अणचि सूत्र के अंतर्गत ई के स्थान पर यह आदेश हो जाता है, और आदेश होता है शत्रुवत। ई को हटा दिया
और ई के स्थान पर ये आ गया, वो हो गया शत्रुवत। यहाँ मित्रवत है, सम को बोला तू भी बैठा रहे, डुकरी को बोला तू भी बैठा रहे और मैं भी बैठ जाता हूँ, ये होता है फ्रेंडली। इसको बोलते हैं हम आगम। आगम मैं से मित्रवत याद रखो, आगम मैं का शुड का आगम हो गया। सम उपसर्ग है। अब धातु डुकरी के बारे में अपन ने पढ़ा था, आदिने टोड़वे के माध्यम से डू का संज्ञा हो गई, हलंतम सूत्र के माध्यम से ये की संज्ञा हो गई, बचा क्या क्री, बचा का क्री। उसके बाद में देखते हैं प्रत्यय कौन सा है, एकतय प्रत्यय। प्रत्यय में क्या की क्या हो गई, संज्ञा हो गई, हमने बताया था थोड़ी देर पहले, के की संज्ञा हो गई। कित है, कित होने के कारण क्री में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना तो गुण होगा ना वृद्धि होगी, तो तय का तय शेष रह जाएगा। अब देखो संयोजन करो इन शब्दों का, किस प्रकार करेंगे हम संधि में पढ़ेंगे। यदि हलंत में हो और आगे कोई व्यंजन वर्ण हो तो मैं किस में परिवर्तन हो जाएगा, अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा। तो से के ऊपर लग गया अनुस्वार सम, समझ में आ गया। फिर उसके बाद में जो हलंत वर्ण है उसको आधा का आधा लग देंगे। आगे क्या है क्री, उसके बाद में क्या है तय। हमारा शब्द निष्पन्न हो गया संस्कृत, बोलो राधे राधे, संस्कृत बन गया। अब इसको हम नपुंसक लिंग में किस प्रकार परिवर्तन करेंगे, अम जुड़ जाता है। साधारण भाषा में जोड़ देख लीजिए, यदि किसी भी शब्द के बाद में अम जोड़ना है तो उसको नपुंसक लिंग में परिवर्तन हो जाता है। तो अपन बिल्कुल भी सरल समझना है तो लास्ट में हलंत में जोड़ दो, शब्द बन गया संस्कृतम। ये नपुंसक लिंग का शब्द बन गया संस्कृतम। यहां तक क्लियर समझ में आ गया? नहीं समझ में आए तो फिर से रिपीट करके वीडियो देख लीजिए, समझ गए। उसके बाद में हम इसकी परिभाषा के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। परिभाषा क्या है, ये देववाणी है। उनको एक बार लिख देता हूं जिससे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। संस्कृत की अपन इसको बोलते हैं प्राप्त अर्थ या लब्ध अर्थ, प्राप्त योग्य अर्थ। कौन कौन से हैं संस्कृत के? तो संस्कृत के प्राप्त अर्थ, संस्कृत के प्राप्त अर्थ कौन कौन से? संस्कृत क्या है? शुद्ध है। आपने सुना होगा और नहीं सुना होगा तो अब सुन लीजिए, पूरे विश्व में एकमात्र संस्कृत ऐसी भाषा है जो कंप्यूटर उसको क्लियरली समझ सकता है। कंप्यूटर के लिए सबसे सुटेबल भाषा है वो संस्कृत है। सबसे सुटेबल भाषा जितनी पूरे विश्व में पाई गई है वो संस्कृत है। इसकी परिभाषाएं हैं। प्राप्त अर्थ में बोल सकते हैं कि संस्कृत सबसे शुद्ध है। संस्कृत क्या है? शुद्ध है, निर्मल है, बिल्कुल निर्मल है, साफ है, परिष्कृत है। संस्कृत का अर्थ क्या है? परिष्कृत है। और संस्कृत का अर्थ है क्या है? परिमार्जित है। संस्कृत का अर्थ क्या है? परिमार्जित है। संस्कृत का अर्थ क्या है? संस्कारित भाषा है। कैसी भाषा है ये? संस्कारित भाषा है। संस्कृत कैसी भाषा है? संस्कृत संस्कारित भाषा है। संस्कृत को भारती कहा जाता है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत को देववाणी कहा जाता है क्योंकि देवताएं संस्कृत का ही प्रयोग करते थे। पहले हमने रामायण में पढ़ा है कि रामायण में इलवल नाम का एक राक्षस था, वो ऋषि मुनियों को बुला बुला करके उनको मार देता था। वो संस्कृत ही बोलते थे राक्षस भी पहले। तो संस्कृत देववाणी है। संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है। संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है। संस्कृत को आर्यों की भाषा भी कहा जाता है कि आर्य जो थे वो प्रारंभ में संस्कृत भाषा बोलते थे, तो आर्यों की भाषा भी कहा जाता है। इसे सभी भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। इसे प्राचीनतम भाषा भी कहा जाता है। इसे
प्राचीनतम भाषा भी कहा जाता है। संस्कृत को प्राचीनतम भाषा भी कहा जाता है। जैसे मैंने समझाया थोड़ी देर पहले, संस्कृत को संश्लेषित भाषा भी कहा जाता है। संश्लेषण क्या होता है, एक बार और समझ लो। संश्लेषित भाषा मतलब चिपकी हुई, वर्ण और मात्राएं आपस में चिपकी हुई हो, उसको संश्लेषित भाषा कहा जाता है। इन परिभाषाओं से, इन जो लभ्यर्थों से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इस प्रकार से हमने संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति समझी, संस्कृत शब्द का अर्थ, संश्लेषित भाषा के बारे में हमने देखा। देखो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन गई, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आपके प्रश्न इससे संबंधित यदि आए तो कोई भी आपसे प्रश्न रहे ना, तो इसका अर्थ एक एक बार और समझ लीजिए। यहाँ से प्रश्न किस प्रकार बनने वाले हैं। संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति हमने अच्छी प्रकार से समझ ली। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि संस्कृत कैसी भाषा है। संस्कृत संश्लेषित भाषा है। संस्कृत कैसी भाषा है। संस्कृत परिमार्जित भाषा है। प्राचीनतम भाषा कौन सी है, प्रश्न यहाँ से बनता है। प्राचीनतम भाषा कौन सी है, संस्कृत प्राचीनतम भाषा है। सभी भाषाओं की जननी किसको कहा जाता है, संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। संस्कृत निम्न में से कौन नहीं है या कौन सी है, इन परिभाषाओं से प्रश्न ऑप्शन दे दिए जाते हैं। इनको अच्छी प्रकार से देख लेना। रीड से लेकर के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूजीसी नेट तक यहाँ से प्रश्न बहुत बार बने और बनते रहेंगे। इसलिए इनको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो और समझ लो। दोस्तों, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। किसी ने कहा है कि मान लीजिए तुम 2-4 बाजी हार भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ सीख तो मिलेगी। सामान्य सी बात है कि मान लीजिए आप मेहनत कर रहे हो, 2-4 बाजी हार भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, सीख तो आपको मिलेगी, कुछ शिक्षा तो आपको मिलेगी, कुछ नॉलेज तो वहां से आपको गेन करके आप ले जाओगे। लेकिन ये कलयुग है मेरे दोस्त, यहाँ मेहनत करोगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन मांगोगे तो सिर्फ भीख मिलेगी। मांगना नहीं है, मेहनत करनी है, दिल लगा करके पढ़ना है। एक एक टॉपिक को हम आपके सामने क्लियर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। संस्कृत, हिंदी, साइकोलॉजी और जीके में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सभी का हम अध्ययन करवाने वाले हैं आपको। बस इस प्रकार जुड़े रहिए, अपना प्रेम बनाए रखिए। अगली जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें संस्कृत शब्द के बाद में हम भाषा लेंगे। भाषा शब्द की किस प्रकार से व्युत्पत्ति हुई है, भाषा शब्द की किस प्रकार से क्या आवश्यकता हमें पड़ी, क्यों पड़ी, इस प्रकार से पूरी डिटेल। उसके बाद में व्याकरण, उसके बाद में व्याकरण का किस प्रकार से प्रारंभ हुआ, किस प्रकार से आविर्भाव हुआ, पूरा डमरू बजेगा। आप टेंशन मतलब पूरा भोले शंकर का तांडव होगा। और संस्कृत का आपको कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक ही प्लेटफॉर्म पर संस्कृत, हिंदी सभी जो आपके विषय हैं उन सब का अध्ययन करवा दिया जाएगा। और इस प्रकार से प्रेम बनाए रखें। जो भी इसमें आपको लगे कि नहीं यार सर यहाँ पर और कुछ आपको बताना चाहिए, आप कमेंट दे दीजिए। कमेंट में अगली वीडियो में हम आपको उसका निस्तारण कर दिया जाएगा और कमेंट में भी इसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। और धन्यवाद, नमस्कार। और एक काम जो आपको करना है, नेसेसरी है, करना ही पड़ेगा भैया, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ। जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचाओगे आपके दोस्तों को फायदा होगा और हम सब एक परिवार मिलकर एक बन जाएगा। उपेंद्र कोचिंग क्लासेस एकमात्र यही चैनल है जिस पर आपको संपूर्ण चीज मिलेगी। फिर से कहता हूं, चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों तक। राधे राधे।